अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वन एंड ओनली लॉजिक्स वाला। आप सबका फेवरेट का ओपोजिट चैप्टर, जो कि इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से फेवरेट का सिनोनिम वाला चैप्टर बन जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि आपको मसाइल क्या आ रहे होते हैं इसमें, आप बेसिकली शफल करते क्यों हो। एक तो ना, एक आपको ना मतलब फेजर बोल दिया, फेजर होता है, अब ये रोटेटिंग वेक्टर्स हैं, ये ऐसे उसको साइनसॉइडल कर्व को बता रहा है। यार अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगा आपने अल्टीमेटली कंफ्यूज होना है। ऐसे ही ना कंफ्यूज होते हो ना जब स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हो, एकेडमी में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज में आप लोगों ने पढ़ा है, ये आपको पता है बेहतर, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो बहुत, फिर आप क्या करते हो, फिर आपके पास एक सोल्यूशन बचता है। यार ये पास पेपर का दिया हुआ है एमसीक्यू, ये इसके ऑप्शंस हैं, हाँ थोड़ा बहुत बस देख ले इसमें से, चलो ये बन रहा है, चलो थोड़ा सा ये इस तरह होगा तो हम इस तरह करेक्ट कर देंगे। बस थोड़ा सा वो ट्विस्ट दे एमसीक्यू में, यू आर कंफ्यूज्ड, या आप उस स्टेप में अटक जाते हो कि अब आगे क्या करना है। बिकॉज क्या है, हमारी फाउंडेशन नहीं बनी हुई कि एक्चुअली है क्या, फेजर्स हैं क्या, जरूरत पड़ी क्यों, नीड क्या है, एंड आप उसको कैसे साइनोसॉइडल को रिप्लेस कर रहे हो, उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को क्या होगा मैं सारा बताऊंगा, ये बेफिक्र हो जाओ। अल्टरनेटिंग करंट क्या है, इनफैक्ट इसकी जरूरत क्या है, वाई, व्हाट इज दिस, व्हाट इज फेज, व्हाट इज फेज एक्चुअली, फेज ऐसी डेफिनेशन बताएं जिससे तसल्ली मिल जाए। फेज ये मतलब है फेज का, ये फिजिकल मीनिंग है फेज का, समझ आए, तसल्ली मिले दिल को। लैग, व्हाट इज फेज लैग, व्हाट इज फेज लीड, जरूरत क्यों है इसकी, और लैग कर क्यों रहा है एंड लीड कर क्यों रहा है। ये देखो, ये चीजें क्लियर हो एंड आप न्यूमेरिकल्स इस माइंडसेट के साथ प्रैक्टिस करो। मुझे खुद बताओ कि आपको आसानी नहीं होगी। हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम का मसला ही यही है, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स फिर भी उनके कॉन्सेप्ट्स की फाउंडेशन कदरे बेहतर होती हैं, लेकिन उनके भी उस लेवल के कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। बिकॉज एक्चुअली हम लोग फोकस नहीं करते कि हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग, व्हाई देयर इज करंट लीडिंग, एंड इसमें आपको कंफ्यूजन क्या आएंगी, लीड कर क्यों रहा है। अब ऑपरेटर्स बनाओ, उसमें समझाओ इसकी इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस क्या है, एमसीक्यू है भाई, और आपकी बुक लाइंस है इनफैक्ट, ये तो बुक लाइंस है ना, तो इंपॉर्टेंस देनी है तो समझो उनको। सो ये लेक्चर बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा, प्रोडक्टिव होगा। आपका एक काम है, यू जस्ट हैव टू बी फोकस्ड, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना बीच में, और मैं होने भी नहीं दूंगा इंशाल्लाह। आ जाओ अल्टरनेटिंग। सर साइनोसॉइडल क्यों लिखा है आपने, अल्टरनेटिंग करंट की बच्चे डिफरेंट टाइप्स होती हैं आपकी बुक में, साइनोसॉइडल। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल उसने बोल दिया अल्टरनेटिंग करंट एमसीक्यू में, और उसने बताया नहीं है कौन सा, तो भाई वो आपने साइनोसॉइडल ही लेना है, बिकॉज होता यही यूज है साइनोसॉइडल, ठीक है ना। अपनी मर्जी से अब जो मर्जी बना लो, कोई भी इस तरह का ऑपरेटर्स बना लो जो मर्जी दे दे। अच्छा होता क्या है, उसको भी छोड़ो। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज डीसी, डायरेक्ट करंट। ओके, डायरेक्ट करंट, व्हाट इज डायरेक्ट करंट। देखो डीसी की ना दो प्रॉपर्टीज हैं, डीसी की दो प्रॉपर्टीज हैं। डीसी कहता है यार देख, मैं डायरेक्ट करंट हूं, मेरा जो मैग्नीट्यूड होगा एंड जो मेरी डायरेक्शन होगी। सर करंट तो स्केलर होता है, व्हाई आर यू मेंशनिंग डायरेक्शन हियर। याद है मैंने बताया था करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, डायरेक्शन जरूरी हो जाती है कुछ केसेस में, ठीक है, तो उसको छोड़ दो। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डीसी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। अब डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स क्या है, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बैटरी लगी है, ये मेरे पास रेजिस्टर लगा है, करेक्ट। अच्छा कन्वेंशनली बात करूंगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा करंट। ये लो, मैं इससे बना लेता हूं, ये लो, ये करंट जाएगा ऐसे इधर को, इस डायरेक्शन को, रेजिस्टर में से, रेजिस्टर की जगह कोई बल्ब लगा होगा, बल्ब जब करंट गुजरेगा बल्ब चमक रहा होगा, ऐसे इधर को जा रहा है। ओके फाइन, ठीक है। करंट का मैग्नीट्यूड सर आप कह लीजिए 2 एम्पीयर है, ठीक है सर, समझ आ गई। ऐसा करंट जिसमें मैग्नीट्यूड सेम रहे या चेंज हो, फर्क नहीं पड़ता, 2 एम्पीयर है ना, हो सकता है अगले सेकंड में 3 एम्पीयर कर दो, करंट जा रहे इतने, अब करंट ज्यादा कर दो, मतलब एक सेकंड में ज्यादा चार्जेस जाएंगे लेकिन 4 एम्पीयर कर दो, एक सेकंड में और ज्यादा चार्जेस जल्दी जाएंगे, करंट बढ़ गया मतलब। लेकिन क्या डायरेक्शन बदली है, नो, जा तो उधर ही रहे ना,
हाँ जाए बेशक 1 सेकंड में इतने बहुत कम, बेशक 1 सेकंड में बहुत ज्यादा चले जाएं, लेकिन जाए उसी डायरेक्शन में, दैट इज डीसी, दैट इज डीसी। समझ आ गई? सर अगर मैग्नीट्यूड सेम रहे डायरेक्शन के साथ भी, जा उधर ही रहे हैं, बट 1 सेकंड गिनो, 2 सेकंड गिनो, घंटा गुजर गया है, 2 घंटे गुजर गए हैं, 3 दिन गुजर गए हैं, 3 एम्पेयर्स ही करंट चल रहा है, इससे ना ज्यादा जा रहा है ना इससे कम, दैट इज प्योर डीसी, प्योर, खालिस, बगैर किसी मिलावट के। समझ आई? तो डीसी की फर्क, डीसी में फर्क पता लगा? अगर ये डीसी है तो मैंने बोला इसकी 2 टाइप्स है, इसकी 2 टाइप्स है, वन प्योर, वन इज पल्सेटिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है, जब मैं कैपेसिटर में बता रहा था कि क्या प्योर डीसी कैपेसिटर में फ्लो करेगा? नो। क्या पल्सेटिंग करेगा? यस, कर सकता है। तो मैंने समझाया था आपको, जो छोड़ दो उन चीजों को, समझो भूल गए तुम, वो तुम पढ़ लोगे, ठीक है, तुम्हें आता है, ठीक है, ओके। अब इधर आओ, देखो, अब तुम सिंपल मुझे सिर्फ ये बताओ, मैं यहां से इरेज कर दूंगा, बस मैंने एक चीज लिखनी है, ये मैं एक बनाता हूं टाइम का एक्सिस, मतलब 1 सेकंड गुजरा, 2 सेकंड गुजरा, ये 0 सेकंड, 1 सेकंड, जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा मतलब ज्यादा ज्यादा देर तक गुजरी जा रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ओके, कोई मसला नहीं। मैं ये एक्सिस बनाता हूं करंट का। अब ये करंट 0 से 1, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर ऊपर को जाता बढ़ता रहेगा, मसला खत्म। यहां पे थी 3 एम्पेयर की वैल्यू, मैं कह रहा हूं प्योर डीसी, मतलब 1 सेकंड गुजरे, 2 सेकंड गुजरे, 3 सेकंड गुजरे, 4 सेकंड गुजरे, करंट 3 एम्पेयर ही रहेगा। मतलब मैं सिंपली ऐसे बना दूंगा। अब 1 सेकंड हो गया, अभी भी क्या करंट है, वही वाली हाइट तक है, मतलब 3 एम्पेयर, अभी भी हुई, अभी भी हुई, अभी भी हुई, अभी भी हुई, हाइट सेम है ना, ऊपर को नहीं गया हुआ एक्सिस पे करंट। ओके ओके ओके, सो दैट इज द वेव फॉर्म ऑफ, जो आपको ग्राफ एक्सप्लेन, जो आपको प्रैक्टिकल प्रूफ देके यहां पे ये हो रहा है, करंट ऐसे वेरी कर रहा है वक्त के साथ साथ, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होता है? करंट वक्त के साथ, वक्त के गुजरने के साथ साथ क्या वेरिएशन शो कर रहा है? करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये आपकी बुक्स में लिखा होता है ना, तो इसको समझो क्या मतलब होता है इसका। तो वो चेंज नहीं हो रहा। अब इसमें क्या है, अब इसमें डायरेक्शन भी नहीं बदली। क्यों डायरेक्शन? इस ग्राफ से मुझे कैसे पता चल रहा है कि डायरेक्शन नहीं बदल रही? ये इधर को ही जा रहा है। कैसे? बताता हूं कैसे। यहां पे पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो यहां पॉजिटिव 3 एम्पेयर होगा, नेगेटिव 3 एम्पेयर तो नीचे होगा। तो क्या वो जो हाइट थी ये वाली, मैं इससे कर देता हूं, ये लो, ये वाली हाइट क्या नीचे को आई है? भाई नहीं, वो तो उधर से हिल ही नहीं रही। तो जब नेगेटिव की तरफ नहीं आई, जब नेगेटिव आ गया ना, मतलब रिवर्सल, पहले चार्ज इधर को जा रहे थे, अब चार्ज इधर को आएंगे। ओके, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, सही है, समझ आ गई सर, ठीक है, मसला खत्म। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? पॉइंट यहां पे आता है। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट का भी मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि करंट देखो डीसी हो या एसी हो, है तो करंट ना, तो करंट है तो टेंसर ना, और वो अब टेंसर में ना घुस जाना इतना। मैंने तुम्हें समझाया हो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में कि तुमने स्केलर कब चूज करना है एंड टेंसर कब चूज करना है, ठीक है, तुम्हें पता है, उसको छोड़ दो। अच्छा, फिर बैक टू द टॉपिक, बैक टू द टॉपिक, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। देखो, मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, जैसे यहां पे था, लेकिन डायरेक्शन चेंज होना जरूरी है। लेकिन मसला पता कहां पे आता है? जब मैं लिख दूं अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल करंट, मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। ये पॉइंट है यहां पे, मैग्नीट्यूड चेंजेस एज अ फंक्शन ऑफ साइन। ये पॉइंट है। फंक्शन ऑफ साइन का मतलब कि भाई देख, अब मैं समझाऊंगा, ये मैं समझाऊंगा आपको, एक में बीच में से फेज समझाना है भाई, जरूरी है, फेज के बगैर तो पॉइंट ही नहीं रहता कुछ। और पीरियोडिकली, मतलब बड़े सीक्वेंस के साथ एक पीरियोडिसिटी सेट हो गई है, उतने टाइम के बाद फिर मैग्नीट्यूड दोबारा चेंज होंगे, उतने टाइम के बाद मैग्नीट्यूड दोबारा मतलब चेंज हो रहे होंगे, फ्लक्चुएट तो होते रहेंगे। तो मैं समझाता हूं, देखो, ये मेरे पास मैंने बनाई है एक वेव फॉर्म, करंट का वाई एक्सिस, टाइम का एक्स एक्सिस, कोई मुश्किल यहां तक? नो।
मैं कहता हूं देखो, मैंने चला दिया, एसी ऑन कर दिया, 0 सेकंड्स का यहां पे टाइम है, अभी क्या होगा, करंट की वेवफॉर्म है, करंट बढ़ा, करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर तक जा रहा है ना, ऊपर तक जा रहा है, देखो 0 एम्पेयर से शुरू है, यहां पे सपोज करो 10 एम्पेयर बनता है, ये 10 एम्पेयर, ये हाइट 10 एम्पेयर की है फॉर एग्जांपल। तुम यहां पे इमेजिन करो कि फॉर एग्जांपल अभी एसी की पोलैरिटी ये थी, एसी बनता कैसे है, बनाता कौन है, वो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं बताऊंगा, मैंने आपकी बेस फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है इसमें। अच्छा, पढ़ हम सारे एमडी कैट के रही हैं शहजादे, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, तुम उसको छोड़ दो, वो मेरा काम है, जज नहीं करना ना ओवर थिंकिंग करनी है, सुकून अल्लाह ताला पे ट्रस्ट के साथ आपने इस लेक्चर को लेना है। अच्छा देखो, 10 एम्पेयर, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर है सर, मतलब क्या है, मतलब समझाता हूं, ये चार्जेस होंगे ना सर्किट में, इस तरह होंगे, यहां पे इस तरह पूरे चार्जेस बना लो, मैं पॉजिटिव बना रहा हूं, होते इलेक्ट्रॉन्स हैं असल में। देखो होगा क्या, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर का मतलब क्या है, और ये वक्त के गुजरने के साथ साथ बढ़ रहा है करंट, ऐसी है मतलब। पहले चार्ज जा रहे थे आहिस्ता, ये सपोज करो मेरी उंगली चार्ज है, इधर को जा रही है अभी, देखो ना इधर को, पहले ऐसे था, अब ऐसे, ऐसे डायरेक्शन है करंट की, अब ये मैं ऊपर वाला खाना पकड़ रहा हूं, ऊपर वाला सेक्शन पकड़ रहा हूं, ये चार्ज आ रहा है इधर को, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर है। सो फिर देखो, फिर देखो, ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया था, बट सारा ये देखो आपके सामने फील्ड एक स्टेट आ रही है नजर, लेकिन हुआ ये कि कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑफ करने से पहले मैंने मेमोरी कार्ड बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से वीडियो करप्ट हो गई, एंड मैं काफ़ी आर से लगा हुआ था कि वो सही हो जाए, नहीं सही हुई, अब हम दोबारा बनाएंगे, लेकिन उसी एनर्जी के साथ और उसी कॉन्सेप्ट के साथ जो मैंने सारे क्लियर करवाए थे। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास ये ट्रैक है, ऐसी है, चार्जेस ने इधर जाना है, मेरे पास ये इस तरह कर्व है, ठीक है, क्या बता रही है ये, और वक्त के साथ साथ करंट बढ़ रहा है पॉजिटिव में, मतलब ये देखो ये ऐसे जा रहा है ना, +1, +2, +3 एम्पेयर होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ये देखो, ये आपके पास ब्लू से मैं कर्व बनाता हूं, ये लो, ठीक है। अब ये क्या बता रही है, ये करंट का एक्सिस है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब +0, मतलब चार्ज अभी ऐसे पड़ा हुआ, करंट नहीं बना रहा वो, ठीक है। आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है करंट, मतलब स्लो है, फिर जैसे जैसे बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये 10 एम्पियर की पीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 10 एम्पियर की पीक है। अब बात सुननी है, 10 एम्पियर की पीक है, ये बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, मतलब चार्ज, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी उंगली जो है ये चार्ज है, ये जाता है, +4 हुआ तेज, +8 हुआ और तेज, +10 पे और तेज, मतलब अब कैसे हो, ये असल में यहां तक, ये चौथी साइकिल, यहां से लेके यहां तक ये पूरी साइकिल है, जिसमें एक हाफ पॉजिटिव है, एक हाफ नेगेटिव है। मैं ये कह रहा हूं कि पॉजिटिव हाफ का भी आधा, मतलब ये वाला हिस्सा जो पूरी साइकिल का चौथा हिस्सा है, क्वार्टर ऑफ द साइकिल में, वो 0 से 10 एम्पेयर तक जाता है। कैसे, डिमॉन्स्ट्रेशन थोड़ी फील करवा रहा हूं, ये चार्ज था, फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज था, ये तेज, पहले आहिस्ता और तेज और तेज, ये 10 एम्पेयर वाले पे, अब जो बिल्कुल जब करंट ज्यादा है तो वो 10 एम्पेयर पे है। देखो ना, एक सेकंड में जितने ज्यादा चार्जेस पास करें तो स्पीड ज्यादा होगी, तो ज्यादा चार्जेस पास करेंगे एक सेकंड में, तो करंट ज्यादा होगा, 10 एम्पेयर पे आ गया, ठीक है। अब 10 एम्पेयर से वापस कम जा रहा है अगले क्वार्टर में, करेक्ट, करेक्ट, मतलब 10 एम्पेयर से 8 एम्पेयर, 7 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, मतलब पहले ऐसे ही करके फुल तेज हो गया, अब फुल तेज है, दोबारा आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। लेकिन मुझे बताओ, अभी तक कम कम हो रहा है, क्या नेगेटिव साइन आया है? नो, मतलब के पॉजिटिव में कम हो रहा है, पॉजिटिव में बढ़ा, पॉजिटिव में कम हो रहा है, मतलब ये जो सारा कुछ हो रहा है ये उस डायरेक्शन में हो रहा है, अभी उसने डायरेक्शन नहीं बदली, करेक्ट। नेगेटिव अगर साथ लगाए तो वो सिर्फ ये बताएगा कि डायरेक्शन उलट की, मैग्नीट्यूड में कोई नहीं वो बता रहा, -10 + 10 मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बता रहा है नेगेटिव, ओके।
यहां तक हो गया, हाफ साइकिल जब यहां तक आ गई ना, बिल्कुल अब चार करंट नहीं है, डायरेक्शन कब बदलती है, इस हाफ के बाद। अब जब नीचे को जाएगा, नेगेटिव में जब जाएगा, -1 हो गया फॉर एग्जाम्पल, चार्ज अब वहां पे था, अब इधर को आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, -10 तक जाएगा, अब ज्यादा जाएगा, अब मतलब तेज हो गया फुल, अब नेगेटिव में कम होगा, आहिस्ता 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 कम होगा, मतलब ये देखो, ये छोटा, ये आहिस्ता आहिस्ता, फिर तेज, फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता, फिर तेज, फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह सर्किट में करंट फ्लो करता रहता है। आई समझ कि ये देखो ना, तुम्हें अगर वेव फॉर्म का मतलब ही नहीं पता कि ये बता क्या रहा है, सर्किट में हो क्या रहा है, तो फायदा, कोई फायदा जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, नो, कोई फायदा नहीं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 0 से 10 एम्पीयर तक जाएगा, देखो तुम फोकस हो जाओ, पहले फोकस होना जरूरी है, ओके। 0 से 10 एम्पीयर तक जाएगा, क्या 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, 4 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, 6 एम्पीयर, 7 एम्पीयर, 8 एम्पीयर, 9 एम्पीयर, 10 एम्पीयर, ऐसे जाएगा? क्या इक्वल इंक्रीज आएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4? नो। यही मसला है ना, साइनोसॉइडल है। देखो, अगर बड़ा यूनिफॉर्म चेंज आता ना, इक्वल चेंज आता, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, तो शहजादे ये इस तरह की कर्व होती, बिल्कुल सीधी होती एंड बिल्कुल नीचे आती, इस तरह बनती। लेकिन ये कैसी है, ये मेरे पास ऐसे है। इसका क्या मतलब है भाई, कि शुरू में ज्यादा चेंज आएगा, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता चेंज कम आएगा, लेकिन आएगा जरूर, बढ़ेगा जरूर। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एम्पियर से पहले 7 एम्पियर तक चला गया, 7 के बाद अब सिर्फ 9 तक गया, 9 के बाद सिर्फ 10 तक गया, बड़ा है। लेकिन एज अ फंक्शन ऑफ साइन, मैग्नीट्यूड चेंजेस एज अ फंक्शन ऑफ साइन, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी पीरियोडिकली चेंज करे। मतलब अगर ये एक साइकिल टाइम पीरियड 4 सेकंड है, अब कुछ चीजें हैं वेव की, कुछ चीजें होती है ना, अब एक वेव होती है, एक होती है उसकी पीक, के बढ़ते 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 कितना ही बढ़ जाएगा, वो 10 एम्पीयर है यहां पे पीक वैल्यू, एक पॉजिटिव पीक, एक नेगेटिव पीक। एक होता है उस साइकिल का टाइम पीरियड, के मैं कहता हूं टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड्स, मतलब 1 2 3 4, 4 सेकेंड्स हो गए, अभी तक एक साइकिल हुई है, फिर अगले 4 सेकंड में फिर एक साइकिल। अच्छा, मैं कहता हूं फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। अब पाकिस्तान में जो अल्टरनेटिंग करंट यूज होता है दैट इज 50 हर्ट्ज। मैंने कहा मुझे कंफर्म नहीं अमेरिका का कि वो 50 हर्ट्ज है या नहीं, मेरे ख्याल से 60 हर्ट्ज है वो, इंडिया में खैर मेरे ख्याल से 50 हर्ट्ज ही है। ओके, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, एक सेकंड गिन, 1, एक सेकंड हो गया, एक सेकंड गिना, 50 साइकिल्स, ऐसी वाली साइकिल्स 50 साइकिल्स गुजर गई, हो गई, बन गई, कंप्लीट हो गई। समझ आया मतलब? आ गया सर, करेक्ट। डीसी मैंने बताया 1 इज प्योर, इसमें डायरेक्शन तो रहनी सेम है ना, डीसी में तो डायरेक्शन रहनी सेम है, मैग्नीट्यूड भी अगर सेम रहे, 10 एम्पीयर ही जा रहा है, ये लो बड़ा स्मूथली जा रहा है, दैट इज प्योर डीसी। दोनों चीजें कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। व्हाट इफ मैग्नीट्यूड बढ़े फिर कम हो, लेकिन डायरेक्शन ना बदले, ये वाली वेव फॉर्म है इसकी। तो ऑब्वियसली हम सारा ही समझाऊंगा, बेफिक्र हो जाओ। ओके, अच्छा देखो, 0 से 10 तक गया, मतलब ये पहले ऐसा था, तेज हुआ 10 तक, फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता, अच्छा फिर उठा, फिर तेज, फिर आहिस्ता, मतलब देखो ऐसे गया, तेज आहिस्ता, फिर चला, तेज आहिस्ता, आहिस्ता तेज आहिस्ता, देखो ना, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ी, मैक्सिमम स्पीड, फिर दोबारा कम, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, फिर दोबारा कम। ये सारा कुछ अब उसी डायरेक्शन में हो रहा है, दैट्स व्हाई पल्सेटिंग डीसी। ये देखो, ये अब जो नेगेटिव हाफ था वो ऊपर बनेगा, ये। हाँ भाई, आई समझ की नहीं आई बताओ भाई? आ गई समझ। जहां पर क्लैरिटी ना हो ना, तो वहां पे YouTube की स्क्रीन को जूम कर लेना, रीजन इज 4K में वीडियो बन रही है,
ये एक वीडियो जो एक फॉर एग्जांपल कोई 40-50 मिनट का लेक्चर होगा ना, 50 GB से ऊपर का लेक्चर है। सो बेफिक्र हो जाओ, क्वालिटी 4K है, जूम करोगे पूरा क्लियर दिखेगा कहां पे क्या लिखा हुआ है। ओके, तो जूम कर लेना। ओके, आपको क्या रश है, मैंने खुद नहीं मिटाया कि शायद मैं इससे अच्छा समझा सकता हूं, तभी बेहतरी होगी अल्लाह की कोई। ओके, मैं बताऊंगा सारा। अच्छा देखो, समझ आ गई यहां तक सर, जबरदस्त, ठीक है। एसी क्यों यूज होते हैं, गॉट इट, कोई मसला नहीं। सर ये क्या है फेजर, व्हाट इज फेजर, क्या सर जरूरत क्या है इसकी, इसकी क्या जरूरत है। अच्छा इससे पहले ना, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं यार, व्हाट इज फेज, फेज क्या है, तसल्ली कैसे मिलेगी, व्हाट इज फेज, व्हाट इज फेज। क्योंकि हमने पढ़ना है फेज लैग एंड फेज लीड। सो फेज क्या है, इस पर मैंने कुछ महीने पहले लेक्चर्स बनाया था। फेज का एक नॉस्टैल्जिया भी है कि उसमें उसमें मैं हॉस्टल 4 लोगों का कमरा था, और ये कहते हैं वाइट बोर्ड छोटा सा था बहुत, एंड मैं बस ये देख रहा होता था कब ये लोग जाएंगे, मैं लेक्चर बनाऊंगा, एंड कब छुट्टियां होंगी। जब छुट्टियां होती थी मैं हॉस्टल में रहता था, बाकी सारे सारे अपने होते थे, घर होते थे। अब देखो ना, बताना ही चाह रहा हूं, करम करम अल्लाह का है, बंदे का कोई कमाल नहीं है, बंदे का कोई कमाल नहीं, सारा करम अल्लाह ताला का है। बस वो एक, अब देखो अल्लाह ताला ने कितना करम किया है। क्या मैं आपको आपके सामने एक स्टैटिक सा एक सेटअप है जो इसके सामने मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, एक 4 की क्वालिटी से आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। सिर्फ डेडिकेशन होनी चाहिए आपको, सिर्फ एक जमीन चाहिए। आपका अगर ख्वाब बड़ा है, अगर आपका विजन बड़ा है, अगर आप जेन्युइनली ऑनेस्ट हो, तो अल्लाह ताला आप पे करम करता ही करता है। ठीक है, क्योंकि फिर वो उसने अल्लाह ताला ने वादा कर लिया ना कि मैंने तेरी मदद करनी है। फिर अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, हम सबको नेक बनाए, हम सब पे अपना रहम करे, हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए, आमीन। अच्छा, अब फेजर, फेज पे सुन के आओ, गो, बेस्ट ऑफ लक, फोकस रहना। आज आपका फेज का लेक्चर है, इसमें हम फेज, फिर फेज से ही फेज डिफरेंस, फिर उस फेज डिफरेंस से ही पाथ डिफरेंस। लॉजिकली है क्या, ठीक है, आप लोग, मुझे पता है आप लोग सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं उनका, क्या फेज, क्या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पे लग जाएगी वेलोसिटी, इसको सीक्वेंस से समझना है क्या ये। फेज क्या है, फेज एक ना एंगल है, और साइनोसॉइडल वेव में जो हम एंगल ले रहे होते हैं ना, वो हमने जो एक उसको कंपेयर किया होता है इस वाले 360 डिग्री रोटेटर से, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360, इसके पूरे इस तरह कोरिस्पॉन्डिंग है हमारे पास, ऐसे वेव बनती है। अब यहां से शुरू होना था बॉडी ने, तो यहां पे भी इसको 0 डिग्री कह दिया। अब जब यहां पर गया 90 डिग्री, तो ये यहां पर गया 90 डिग्री, यहां पर आया 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री से आया यहाँ पे 270, ये भी 270, 270 से गया 360 डिग्री, तो चक्कर पूरा हो गया, ये 360 डिग्री भी आया, पूरी वेव पूरी हो गई। तो एक एनालॉजी यूज की हमने, वो सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, वो आपने पढ़ा हुआ है। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, फेज जो है ना वो एक एंगल है, जैसे यहां पे कोई भी एंगल, अब ये 0-90 के दरमियान कोई हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। फेज एक एंगल है, लेकिन उस एंगल से आपको वेव के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं ना। लॉन्गिट्यूडिनल वेव थी जो पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा था, क्या आपको पता है, ट्रांसमिट वेव में ऐसे ऐसे जा रहा था, यहां पे रुका नहीं, फिर दोबारा ऊपर आया। अब पार्टिकल जब ये ऊपर जा रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो यहां पर कोई और वेलोसिटी होगी, यहां पर कोई और वेलोसिटी होगी, यहां पर कोई और वेलोसिटी होगी, ऐसी है ना। अब पार्टिकल ये देखो, अब ये बिल्कुल जब मैक्सिमम 90 डिग्री तक जाएगा पार्टिकल, मतलब ये 90 डिग्री तक जाएगा पूरा, उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी, अगर फॉर एग्जांपल पार्टिकल 45 डिग्री पे है, मतलब यहां पे है, कोई कम अभी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो अब उसकी वेलोसिटी कोई और होगी। तो वो एंगल की वैल्यू जो मुझे ये बता दे कि मेरे भाई पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर गया कितना है, क्या थोड़ा ऊपर गया, क्या ज्यादा ऊपर गया है, वो एग्जैक्ट पॉइंट जहां तक गया है, और उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है, उस पॉइंट पे उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसी पॉइंट पे
मेरे लफ्जों पे गौर करो, उस पॉइंट पे उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है। वो एंगल जो आपको ये बता दे, दैट इज फेज। अब फेज डिफरेंस कोई और चीज है, वो दो वेव्स का उस पॉइंट पे फेज का डिफरेंस मैं लॉजिकली समझाता हूं। फेज आपको क्लियर हो गया कि फेज है क्या, बताता क्या है, ठीक है ना, बताता क्या है। अब इसमें आपके पास ये फॉर्मूला जो ऑसिलेशंस में निकालते हो, मैं खैर अब लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा और v इज इक्वल टू v नॉट कोस थीटा। अब यहां पे फेज डालो, एंगल डालो, मतलब ये तुम्हारी वेव है, तुम यहाँ पे कुछ 60 डिग्री का पकड़ते हो, ये 60 डिग्री मतलब ये एनालॉगी यूज करो ना, ये 90 डिग्री था, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो उसके दरम्यान में 60 डिग्री यहाँ पे आ रहा है। तुम यहाँ पे देखते हो यार, यहाँ पे जो पार्टिकल गया होगा ना ऊपर, ये वाला पार्टिकल जो ऊपर गया होगा, ये वाला जो पार्टिकल ऊपर गया होगा यहाँ तक 60 डिग्री तक, इसी पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे मैक्सिमम पे नहीं पहुंचा, मैक्सिमम पे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, आपको पता है, तो अभी जीरो नहीं हुई, कुछ ना कुछ वैल्यू है उस पॉइंट पे। ये एंगल हुई वाला एंगल डालो तो उसकी वेलोसिटी निकल आए आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और उसी पॉइंट पे वही एंगल यहाँ पे डालो तो आपको उसकी डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकल आए। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के उस लम्हे पे, अगर आपने इस लम्हे पे चेक करनी है, इस लम्हे पे कर लो, इस लम्हे पे चेक करनी है, इस लम्हे पे कर लो। हाँ भी शहजादो, फेज पता लग गया। मैंने लेक्चर में कहा फेज वाले में, ऐसा एंगल जो तुझे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बता दे। किसकी? पार्टिकल की। वहां पर मैं ट्रांसवर्स वेव पढ़ा रहा था, जिसमें क्या होता है, पार्टिकल सारी कतार लगी होती है ऐसे, ये पार्टिकल यहां तक उड़ता है, ये यहां तक उड़ता है, ये यहां तक उड़ता है, और ये एक पार्टिकल बिल्कुल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाता है। अब वो मैं कहता हूं 45 डिग्री, जो मैंने सर्कुलर मोशन से एक एनालॉजी बनाई थी, 45 डिग्री हुए हैं, बता 45 डिग्री पे वो पार्टिकल कौन से वाला कहां गया हुआ है। मैं कहता हूं 45 डिग्री पे ना ये वाला पार्टिकल इधर आया हुआ है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल लूंगा उस फेज पे। अच्छा, ओके, समझ आ गई, यहां पे फेज है वही, लेकिन ऐसा एंगल जो तुझे करंट जो वेरी हो रहा है उस पर्टिकुलर फेज पे क्या करंट की वैल्यू है वो बता दे। मैं कहता हूं 90 डिग्री के फेज पे करंट की वैल्यू बता। 90 डिग्री तो ये था, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री, 540 डिग्री, 630 डिग्री, 720 डिग्री। वेवफॉर्म तो चलती रहेगी ना, फिर 90 इजाफा होता रहेगा। ओके, सही है सर, ठीक है, गॉट इट। ओके, मैं कहता हूं 90 पे बता, तो 90 तो ये बनता है, यहां पे 10 एम्पेयर है। मैं कहता हूं 45 पे बता, यहां पे 45 पे, यहां पे बता। उसके लिए मैं, अब देखो मुझे बताओ यार, ये करंट वेरी कैसे हो रहा है, करंट बनाता कौन है, वोल्टेज का डिफरेंस, ईएमएफ, मतलब अल्टरनेटिंग करंट, असल में करंट अल्टर हो रहा है वोल्टेज के अल्टर होने से। तो शहजादे वोल्टेज भी यहां पे क्या हो रही होगी, वेरी हो रही होगी। हाँ भैया, यही समझ, वोल्टेज भी यहां पे क्या हो रही होगी, वेरी हो रही होगी। ओके, समझ आ गई। अच्छा, अब इसका जब हम निकालते हैं फॉर्मूला, ये साइन थीटा ये आते हैं सर्कुलर मोशन के एनालॉजी यूज करके हमने इसके फॉर्मूलाज निकाले हैं। अच्छा, अब आओ, मैं कहता हूं भाई देख 90 डिग्री साइन 90 डालूंगा, साइन 90 हो जाएगा 1, तो इंस्टेंटेनियस करंट जिसको मैंने आई टी से लिखा है वो इक्वल हो जाएगा आई नोट के। मतलब इंस्टेंटेनियस करंट होता है ये सारे मोमेंट्स पे करंट वेरी कर रहा है, मैं चाहता हूं ये वाले इंस्टेंट पे, वो वाला इंस्टेंट मुझे एक फेज भी बता सकता है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री पे, समझ आ रही है। तो अब 90 डिग्री पे करंट की वैल्यू पीक के इक्वल है, हाँ ऐसी है, वोल्टेज की भी पीक के इक्वल होगी। अब मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है, क्या 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 वोल्टेज और करंट की पीक हमेशा सेम होगी, हमेशा सेम होगी? नो,
हो सकती है, हो सकती ना हो। करंट इक्वल होता है, देखो आई नोट है फॉर एग्जांपल, आई नोट है, पीक पीक का करंट आना है, तो पीक का वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस सर्किट की, जो रेजिस्टेंस लगी हुई है बाहर, डिवाइड करना है। हाँ, अगर रेजिस्टेंस 1 ओम हो तो फिर वोल्टेज की पीक और करंट की पीक सेम हो जाएगी, क्योंकि नीचे डिवाइड 1 हो रहा है। लेकिन अगर 2 हो तो वोल्टेज से आधी पीक होगी। तो वो रोला भी थोड़ा समझना है, ठीक है, वो भी रोला थोड़ा समझना है। तो साइन 90 डाल दो, वी नोट के इक्वल आ जाएगा। लेकिन वी नोट एक्चुअली में आई नोट से डिफरेंट हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूं। सोल्व तो उसी तरीके से होना है ना, समझ आ गई आशाजादे। अब देखो फेजर, मैंने बोला फेजर इज अ, मैंने बोला फेजर इज अ वेक्टर, लिखा हुआ है, वेक्टर लिखा हुआ है, फोकस हो जाओ, फिर फोकस हो जाओ। फेजर इज अ वेक्टर, फेजर इज अ वेक्टर। वेक्टर में दो चीजें हैं, वेक्टर में दो चीजें, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, मैं कहता हूं कि क्या फेजर एक्चुअल में कोई मैग्नीट्यूड एंड कोई डायरेक्शन स्पेस के अंदर रखता है? मेरा आपसे सवाल, क्या वो असल में कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो स्पेस में एक खास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करके कुछ बता रही है? आंसर इज नो, नो। आप ये देखो, क्यों नो, वाई नो? यहां पे आपको ये आना पता होना चाहिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। भाई सर ये समझ आ गई है हमें, दैट इज परफेक्ट, इसकी क्या जरूरत है, वाई, फेजर क्यों, मैं अब आपको समझाने लग जाऊं फेजर ये, सर जरूरत क्यों पड़ी थी। मैंने लिखा हुआ है नीड क्या है, एस्केप्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एस्केप करता है, हाउ हाउ हाउ, कैसे, हाउ इट एस्केप्स, कैसे एस्केप करता है, सवाल ये है। एस्केप कैसे करता है, बेसिकली ना मैं बार बार रुक इसलिए रहा हूं बिकॉज मैंने वो चीजें बताई थी एंड वो मेरे बाद में बार बार दिमाग में आ रहा है कि तूने दोबारा बतानी है, ये दोबारा बतानी है तूने, लेकिन मैं बताऊंगा, इंशाल्लाह बताऊंगा, बताऊंगा। ओके देखो, ठीक है, समझ आ गई आपको। अच्छा अच्छा, नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एस्केप कैसे करा, देखो मुझे अब ये एक सर्किट एक है, ये प्लेटस एक था, इसमें दो वेव फॉर्म है जो आल्टर कर रही हैं, वक्त के साथ बदल रही हैं। अब यहां पे तो मैं 4 सेकंड गिनता हूं, 1 2 3 4, वोल्टेज की वेव फॉर्म, करंट की वेव फॉर्म, दोनों अपनी अपनी पीक एक साथ अटेन करती हैं। फिर मैं कहता हूं 5 6 7 8, मैं देखता हूं यार वोल्टेज की वेवफॉर्म और करंट की वेवफॉर्म अपनी अपनी बेस लाइन तो अपनी अपनी सेम ही होगी ना, तो एक साथ आती हैं। 4 सेकंड बाद मैं देखता हूं एक साथ ही इधर आती हैं, 4 सेकंड में देखता हूं एक साथ उधर दोबारा बेस है। तो दो चीजें वेरी कर रही हैं। जब मैंने ये जब सॉल्व करनी होती है चीजें निकालने के लिए कि मेरे पास प्रॉपर क्या सर्किट में करंट वेरिएशंस हैं, वोल्टेज वेरिएशन, जब हम निकाल रहे होते हैं तो वो सोल्व हो जाएगा, बट एक्चुअली वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसको आसान करने के लिए बस, और कोई रोला नहीं, बस आसान करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए मैं प्रूफ करूंगा ये कैसे अच्छे से समझाता है उसको, तभी जरूरत पड़ती है एस्केप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये साइन थीटा कोस थीटा वाले चक्कर ना खत्म करता है जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होती हैं इनकी, उसकी जगह अब मैं आपको प्रूफ करूंगा ये। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं वो मैं प्रूफ नहीं कर सकता, वो पढ़ते हैं आईआईटी में, ठीक है, वो जिसने इंजीनियरिंग में जाना होता है वो आईटी के जो होते हैं पूरा उन्होंने इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना होता है वो पढ़ते हैं वो, ठीक है। तो मैं आपको तो अंडरग्रेड पढ़ना है ना, कॉन्सेप्ट में दूंगा तो वो चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ओके बताऊंगा, मतलब इतना उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस बता दिया कि एस्केप करता है, कैसे करता है वो सारी कोर वो नहीं मैं बताऊंगा। देखो ना मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी होगा, मैंने जब लेक्चर पहले रिकॉर्ड कर रहा था मैं, कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास चलो मैं समझाता हूँ, साथ समझाता हूँ, कोई मसला नहीं, वो इसमें समझाना है फेजर में तो वही वही बताना पड़ना है, ओके ठीक है। अच्छा देखो, मैग्नीट्यूड फेजर का फेजर वेक्टर है तो मतलब दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इसका क्या बताएगा, इसका ये जो देखो ना, ये देखो अब ये एरो है फॉर एग्जांपल, अब मैं ये सारी गेम चलाता हूँ यहाँ पे, ये देखो मैं कहता हूं यार ये देखो ये एक फेजर है, इसकी अब एक लेंथ भी तो है ना, ये लेंथ है इसकी एक, ये लेंथ क्या बता रही है, ये लेंथ बताएगी पीक, पीक कितनी पीक है। फॉर एग्जांपल ये वोल्टेज का फेजर था, फेजर अभी कंफ्यूज ना होना, फेजर, फेजर का ओ आर वेक्टर फेज,
मतलब ये कुछ फेज की इंफॉर्मेशन देगा, वो छोड़ दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, वो मेरा काम है। अच्छा, अब मैं कहता हूं देखो करंट का फेजर भी होगा। मैं कहता हूं करंट का पीक कम है, फॉर एग्जांपल करंट की पीक कम है, वो 5 एम्पेयर है, वो 5 एम्पेयर है मैक्सिमम, तो मैं उसको आधा बनाऊंगा। समझ आ गई, समझ आ गई, कंफ्यूज नहीं होना, सीक्वेंस सीक्वेंस सीक्वेंस। अच्छा देखो मैंने लिखा हुआ है फेजर वेक्टर है, लेकिन रोटेटिंग, रोटेटिंग के साथ भी मैंने लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब तू वेक्टर पढ़ा हुआ है, उसको रोटेट कर लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, समझ आई? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर, कन्वेंशन है, क्लॉकवाइज भी कर सकते थे लेकिन कन्वेंशन है, तो इसको तुमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। अच्छा ओके ओके, अब आओ, अब जरा इधर आओ, देखो तुमने समझना है मैं तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन देने लगा हूं लिटरली। देखो ये मैं पिंक वाला ही मार्कर पकड़ लेता हूं, ये लो ऐसे, मैं कहता हूं अब इस पूरे सर्कल का, ये पूरा सर्कल था, मैं जहां तुम्हें बोलूं तुम्हें वहां फोकस करना है, उसका मैंने एक वर्टिकल एक्सिस बनाया, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने ये एक वेक्टर बनाया, वेक्टर था यार, वेक्टर ऐसे ऐसे लिखते हैं ना वेक्टर, तो कोई रोला कंफ्यूज नहीं होना फेजर क्या है। अभी आराम से मेरी बात सुनो, ये जाता है ऐसे है, मुझे बताओ इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या एंगल है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या एंगल है? 0 डिग्री भाई, 0 डिग्री। ओके, मैं यहां से मारता हूं टॉर्च, मैं यहां से टॉर्च मारता हूं, मुझे इसकी टिप का, मुझे इसकी टिप का साया मिलता है, ये देखो साया मिलता है, ये यहां पे। ठीक है सर, ओके, कोई मसला ही नहीं, कोई मसला ही नहीं सर। अब इसको करें रोटेट, बिकॉज ये क्या है? रोटेटिंग वेक्टर। ये देखो, ये मैं रोटेट करता हूं, अब आ गया फॉर एग्जांपल यहां पे। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या एंगल है? कोई एंगल है भाई, मैं कहता हूं 45 डिग्री फॉर एग्जांपल, 45 डिग्री। अब मैं यहां से दोबारा टॉर्च मारता हूं, दोबारा टॉर्च मारता हूं, इसकी टिप का साया फिर पड़ता है, फॉर एग्जांपल आता है यहां पे, ये। फिर मैं इसको ऐसे 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 लेके जाके जाके बिल्कुल सीधा कर देता हूं, ये लो। अब मैं इसका साया, इसको थोड़ा सा छोटा बनाऊं, यहां से ना ऐसे आएगा, मैंने इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा बना लिया, इसको भी यहां से छोटा बना दिया, ठीक है। अच्छा, इसकी टिप का साया, टॉर्च मारता हूं यहां से, मैं फिर टॉर्च मारता हूं, ये टिप का साया, ये टिप का साया ये इधर आता है। मुझे सिर्फ ये बताओ, मुझे सिर्फ ये बताओ, अच्छा ये देखो, चलो फॉर एग्जांपल ये तो 45 तक था ना, तो उससे पहले भी इधर आया होगा, मतलब यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, तो ऐसे ऐसे यहां पे पॉइंट्स बन रहे होंगे। ये फेजर जैसे जैसे रोटेट कर रहा है, अब फॉर एग्जांपल ऐसे जाएगा, ऐसे, अब इसका फॉर एग्जांपल ये, अब इसका साया पड़ेगा इधर, अब ऐसे 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 पॉइंट पॉइंट बनते 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 ये पूरी वेव फॉर्म नहीं बना देगा। सवाल आपका ही बनता है कि सर ठीक है साया पड़ रहा है तो बिल्कुल सेम लाइन पे पड़े ना, मतलब ठीक है ऊपर अगर साया जा भी रहा है तो ऐसे ऐसे जाए फिर ऐसे ऐसे नीचे आए, नहीं। तुम सपोज करो तुम पेपर को यहां से पकड़ के खींच भी रहे हो साथ, इधर को पेपर पे बन रही है फॉर एग्जांपल ये पेपर पे, तो तुम खींच भी रहे हो पेपर को साथ साथ, क्योंकि वक्त गुजर रहा है ना, वक्त गुजर रहा है, पेपर को भी खींचो। तो तुम्हें डिमॉन्स्ट्रेट करवाने के लिए कि ये कैसे तुम्हें मदद करता है समझने में भाई, वो भी मैं बताने लगा हूं। अब चेक करो, वो तुम्हें बोलता है फेजर का ये एंगल है 45 डिग्री, फेजर का एंगल है 45 डिग्री। अब तुम इतनी कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म बनाओ, ठीक है, तो अब तुम उसको फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिर्फ एक उसको तुम सिर्फ उसकी पीक का मैग्नीट्यूड पकड़ो, उसकी जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ है जो वेक्टर की, वो पीक वाली पकड़, अब तू उसको पूरे को ऐसे घुमा तो वो पूरी वेव फॉर्म बना लेगा। बताओ आसानी हुई कि नहीं? आसानी हुई कि नहीं? आसानी हुई ना। अच्छा अब मैं ये बताऊं यार, देखो इसका एंगल है 45 डिग्री। अब देखो मैं तुम्हें सिंपल चीज बताता हूं, मैं तुम्हें सिंपल चीज बताता हूं। ये वाला जो फेजर है, वोल्ट फॉर एग्जांपल ये ब्लू मैंने करंट लिया हो तो चलो वोल्टेज का था ये, ठीक है, वोल्टेज का था।
ये वोल्टेज में क्या है, ये बताता है, प्रॉपर बताता है। ये जैसे वोल्टेज है ना, तो इसका प्रॉपर उसके बारे में बताएगा, उसका मैग्नीट्यूड लिखेगा फॉर एग्जाम्पल 3, और मैं लिख देता हूँ कोई ऐसे कर देता हूँ 0, एंड मैं ऐसे साइन डाल देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि 3, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 3 यूनिट्स है, एंड 0 डिग्री बता रहा है कि वो ऐसे पड़ा हुआ है। अगर 10 होता तो वो कहता है 10 डिग्री के साथ पड़ा हुआ है, 90 होता तो 90 डिग्री ऐसे। तो वो मल्टीपल चीज़ें हैं, वो मैं बताऊंगा नहीं, वो इंजीनियरिंग में होता है प्रॉपर, तो वो आपके रोला नहीं है। क्योंकि आप बोलोगे ना सर मैग्नीट्यूड का, वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं, तो वो लिख सकते हैं बिल्कुल, तो मैंने अभी लिख के दिखाया जैसे, तो वो छोड़ दो आप, ठीक है। अच्छा, अब फिर पॉइंट पे आओ। अब ये वेक्टर है, वेक्टर मतलब सर कंपोनेंट्स भी बनेंगे। हाँ बनाओ, ये लो बनाओ कंपोनेंट्स। मैं कहता हूँ ये ब्लू से बना लेता हूँ मैं, चलो कंपोनेंट्स। ये इसका एक हॉरिजॉन्टल, अब एंगल किसके साथ था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, यहां पर भी इसका एक कंपोनेंट बनेगा, इसको मैं लिख दूंगा v cos थीटा। तो यहां पर बनेगा, उसको मैं लिख दूंगा v sin थीटा। पॉइंट क्या है, देखो, ओए होए होए, देखो ये मैं तुम्हें कह रहा हूं फेजर था 45 डिग्री के एंगल पे, इसके दो कंपोनेंट्स भी बनते हैं, कोई रोला नहीं। मैं कहता हूं प्रोजेक्शन ऑफ फेजर ऑन वर्टिकल एक्सिस, ये फेजर था वोल्टेज का, उसका प्रोजेक्शन यहां पर v sin थीटा बनता है। वो तुम्हें बताता है गिव आंसर ऑफ इंस्टेंटेनियस साइन फंक्शन। मतलब अगर प्रोजेक्शन यहां पर इस फेजर की यहां बनती है, ये यहां पर वोल्टेज की वैल्यू क्या है, फेज तुम्हें ये बताता है ना 45 डिग्री है, तो तुम्हें कैसे बताएगा, तो 45 डिग्री जो तूने डालना है वो तूने इसके प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ फेजर, ये फेजर था, उसका साया ऑन वर्टिकल एक्सिस, गिव आंसर ऑफ इंस्टेंटेनियस साइन फंक्शन। इंस्टेंटेनियस चीज हम तब कहते हैं हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, साइन फंक्शन मतलब वोल्टेज उस वहां पर क्या वोल्टेज है, ये जब ये टाइम था, ये वाला टाइम था, टाइम के एक्सिस पे जब ये वाला टाइम था, उस वक्त एसी कितनी वोल्टेज दे रहा था। हाँ भैया, यही समझ आगे ना, समझ ये बता रहे हैं वो असल में, ठीक है। तो ये समझ आई लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ फेजर ऑन वर्टिकल एक्सिस गिव आंसर ऑफ इंस्टेंटेनियस साइन फंक्शन। अच्छा, अभी मैंने तुम्हें ये बहुत आसान करना है, तुम्हें थोड़ी सी भी अगर फील आ रही है ना, थोड़ी सी भी कोई तसल्ली लेने में फील आ रही है, तो तुम्हारी तसल्ली पूरी हो जाएगी, बेफिक्र हो जाओ, ठीक है। अच्छा देखो, देखो अब मैंने एक साथ एक और चीज लिखी हुई है, इधर आओ, कि ओमेगा फेजर, फेजर का ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड गिन, एक सेकंड में तू इस पूरे सर्कल के कितने चक्कर लगा लेता है, 1, एक सेकंड हो गया, मैं देखो कितने चक्कर लग गए, आई समझ, आई समझ, आगे समझ। अच्छा, वो कह रहा है जो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, वो इक्वल होनी चाहिए सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ। मतलब अब इसको आप सर्कुलर मोशन से कंपेयर करते हो ना, वो खैर मेरा भी, मैं उसको आप समझा दिया हुआ है वो आपको मैंने, ओके। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है इसका, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वो कहता है कि जैसे जैसे घूम रहा है, जब ये इधर आया तो जहां पे इसका साया पड़ना था, एक्चुअल में वेव साया कोई, फॉर एग्जाम्पल साया, फॉर एग्जाम्पल ये अलग एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये किसी और कमरे में हो रहा है, जब ये उस कमरे में ऐसे यहां तक घूमा, दूसरे कमरे में वेवफॉर्म अभी यहां तक ही बनी होनी चाहिए थी, जब ये इधर आया तो वेवफॉर्म अभी यहां तक ही पूरी हुई होनी थी, आगे नहीं गई होनी थी ना उससे पीछे। जब ये पूरा इधर आया तो वेवफॉर्म पूरी यहां पर आ गई होनी थी, फिर जब नीचे आया फिर वेवफॉर्म पूरी यहां पर आ गई होनी थी। मतलब ये ना हो कि ये यहां तक आ गई वेवफॉर्म, इसने कितने ज्यादा चक्कर काट लिए, तो इन दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, ये बोल रहे वो, समझ आई।
तभी फेजर उसकी आसानी करेगा। लॉजिकल है भाई, क्योंकि फेजर ने बताना ही वेवफॉर्म का है, तो उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पहले मैच कर। आगे समझ, आगे समझ, ठीक है सर, समझ आ गई, जबरदस्त। अब मेरा तुमसे एक सवाल है, देखो अब तुम्हें पता लग गया ना आई इंस्टेंटेनियस टाइम निकालना है, तो पीक साइन थीटा, पीक का साइन थीटा, ओके कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैंने बोला ये जो मैग्नीट्यूड है ये तुम्हें पीक वैल्यू दे रहा है, तो उस पीक का तुम्हें ये वाला निकालना है जो प्रोजेक्शन थी, ठीक है ना, प्रोजेक्शन थी, देखो ना पीक, ये पीक है मैग्नीट्यूड, पीक का मैग्नीट्यूड ये भी है, पीक का मैग्नीट्यूड ये भी है, ठीक है। मैंने निकालना है उस लम्हे पे क्या है, तुम्हें एंगल बेसिकली बताएगा तुम्हें। यहाँ पे 45 डिग्री है तो साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2, तो आई नो डिवाइड बाय √2 आ जाएगा। उस लम्हे पे करंट क्या है, सर्किट में जो चार्जेस ऐसे जा रहे थे उधर को, वो भी कितना बना रहे हैं, वो बना रहे हैं पीक का, पीक है फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर, तो 10 डिवाइडेड बाय √2 जो आंसर आएगा वो है अभी उस वक्त करंट उस लम्हे पे। तो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते 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 जब पूरे का पूरा फेजर ही ऊपर आ जाएगा तो वो 10 एम्पियर में चल जाएगा। लेकिन अभी यहां पे है तो आप एंगल डालोगे sin 45, जब यहां पर होगा तो एंगल डालोगे sin 90, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 है तो sin 91 आ जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस टाइम उस वक्त पीक के इक्वल होगा। तो हाँ ना, 90 डिग्री पे 10 एम्पियर पूरा हो जाएगा, मिल जाएगा उसको, समझ आ गई। और यहां पर ही आपको ये चीज समझ आ गई, ओके। अब मैं तुम्हें बताता हूं, ये पूरा सर्कल है, मैंने बताया था ये फेजर अभी ऐसे है, मतलब 0 डिग्री पे है, इधर गया 90 डिग्री, 90 डिग्री को रेडियन में लिखना हो तो π/2 रेडियन, यानी चाहिए आपको चीजें। जब ये ऐसे जाएगा तो 180 डिग्री, 180 डिग्री को रेडियन में कहते हैं पाई रेडियन। जब यहां जाएगा वो हो गया 270 डिग्री, मतलब 3π/2 डिग्री। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, मैं बोलता हूं भाई 30 डिग्री पे, देखो मैं तुमसे सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं, 30 डिग्री पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, बताओ भाई। अब बताओ भाई, चलो मैं तुमसे सवाल पता करता हूं, मैं तुमसे सवाल करता हूं कि भाई कि मुझे एक चीज को भी छोड़ो, मुझे बताओ 30 डिग्री रेडियंस में कितने होते हैं, ये कन्वर्जन मेथड, मैंने कन्वर्जन मेथड लिखा हुआ है। तुम्हें इतना बताना कि 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। मैं 1 डिग्री के लिए निकालता हूं तो 360 को नीचे डिवाइड कर दूंगा, तो 1 डिग्री कितने रेडियंस आएंगे, मतलब फॉर एग्जांपल सिर्फ 1 डिग्री घूमे तो मतलब वो रेडियंस में करो तो रेडियंस कितने घुमा होगा, 1 डिग्री कितने रेडियंस घुमा होगा। तो असल मतलब ये है, वो कह रहा है 30 डिग्री कितने रेडियंस घुमा होगा, है वो भी फेज, रेडियन भी फेज है, दोनों सेम ही यूनिट्स है भाई, दोनों सेम ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, फेज का यूनिट है, ओके। 30 डिग्री, अच्छा तुमने 360 से डिवाइड कर दिया, अब 30 डिग्री निकालना है, दोनों साइड पे 30 को मल्टीप्लाई करो, तो मैंने 30 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो ये कट आउट से तो ये आ जाएगा π/6। अभी करके देखो, अभी करके देखो, तो मतलब वो आपको फॉर एग्जांपल एमसीक्यू में बोलता है π/6 रेडियन पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट का आंसर क्या होगा। मैं तुम्हें कहा था फेज तुम्हें वो इंस्टेंट लम्हे की वैल्यू बताता है, तुम्हें कहता है 3π/6 रेडियन पे, π/6 रेडियन पे क्या वैल्यू होगी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की, इंस्टेंटेनियस करंट। आप पहले π/6 रेडियन को वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ओमेगा इसको थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी करके, ओमेगा इज इक्वल टू 2, वो सारा वो भी हो सकता है। लेकिन मैं करता हूं π/6 को पहले डिग्री में, मैं π/6 को भी डिग्री में कर सकता था, फिर मैं यहां से 2 रेडियन को डिवाइड करता, फिर 1 रेडियन का आंसर निकलता है डिग्रीज में कितना होता है, फिर मैं π/6 को दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करता, मेरे पास डिग्री में आंसर आया था और 30 डिग्री आना था मेरे पास आंसर। तो मैं 30 डिग्री को, वो लम्हा जब वो 30 डिग्री पे है फॉर एग्जांपल, उसका वहां पे साया जो पड़ेगा, फॉर एग्जांपल यहां पड़ा, ये मुझे बताएगा, ग्राफ बना है तो मुझे वैल्यू पता लग जाएगी, मुझे साइन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो साइन 30 करूंगा तो 1/2 हो जाए साइन, तो इंस्टेंटेनियस उस वक्त पीक का आधा होगा। सर पीक का तो 45 डिग्री पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज 90 डिग्री पे मैक्सिमम है, तो 45 पे आधा होना चाहिए, 30 पे क्यों आधा है, पहले ही आधा क्यों हो गया है, 30 डिग्री तो जल्दी आता है ना, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। सर 45 पे होना चाहिए था, बिकॉज वो आधा एंगल। ओए होए होए, मैंने तुम्हें बताया था क्या जो करंट बढ़ेगा 0, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 10 एम्पेयर तक, क्या वो सेम बढ़ेगा, भाई नहीं, पहले जल्दी बढ़ेगा, पहले स्लोप जल्दी उठती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, बढ़ रही है लेकिन चेंज आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, फिर बढ़ अभी भी रहा है, तो वो पहले ही आधा हो जाएगा 30 डिग्री पे ही, उसके बाद आहिस्ता 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 होते होते 10 एम्पेयर होगा। ये मतलब था साइनोसॉइडल का।
साइनसोइडल का मतलब पता है, मैंने कहा था ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा कि बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन फिर ऐसे, तो तभी 30 डिग्री पे ही पहले आधा हो जाता है। सर ये भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया कि फेजर मुझे कैसे बता रहा है। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल 180 डिग्री है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री है, पाई रेडियन पे कितना होगा। अब तुमने अब मैं तुम्हें यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया एक, ऊपर हेडिंग दी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, साथ हेडिंग दी इंस्टेंटेनियस करंट, और यहाँ पे थीटा लिख दी, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, और ये 0 डिग्री पे पड़ा है। ये बताओ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू। वो बोलता है भाई देख 0 डिग्री है, साइन 0 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं साइन क्या लिखूंगा, ये 0 0 ऐसी है। अच्छा, बल्कि अच्छा हो गया पिछला लेक्चर नहीं बना, गलती मैंने की हुई है पहले। ओके करेक्ट। अब मैं कहता हूँ 30 डिग्री, 30 0 के बाद मैंने 30 डिग्री लिखा हुआ है, जूम करके देख लो बेशक, यहां तक आ गया 30 डिग्री। बताओ 30 पे प्रोजेक्शन साया बनाओ, यहां पे इसका साया बनेगा। 30 डिग्री पे मैं कहता ना आधा हो जाता है, तुम यहाँ पे डालोगे, तुम बोलोगे आई नोट डिवाइड बाई 2, वी नोट डिवाइड बाई 2, ठीक है ऐसी है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज उस वक्त वी नोट पीक का आधा होगा, करंट का इंस्टेंटेनियस करंट वो भी अपने पीक करंट का आधा होगा। 45 डिग्री पे अब आपने निकालना है, ये 60 पे भी आपने निकाला है, 90 पे भी आपने निकालना है। आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। मतलब 360 डिग्री कब बनेगा, जब ऐसे घूम घूम के अब ये 360 डिग्री हो गए, ठीक है। तो उसमें देखना आपका आंसर सेम आएगा, 0, 180 और 360 पे करके देखो। और 90 पे एंड 270 पे, ये 270 ना एंगल ये ऐसे है, ये फॉर एग्जाम्पल ऐसे घूम के इधर तक आ गया, तो ये ऐसे एंगल है ये, और ऐसे लिख दो, ये देखो ये 270 डिग्री है। ओके, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 270 डिग्री और 90 डिग्री इन पे भी सेम होगा, जो कि कितना है साइन 91 मैक्सिमम पीक के इक्वल होगा। 90 पे पी बिल्कुल पीक के इक्वल होगा। हाँ भी तो आई समझ यहाँ तक, कोई रोला। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक और बताना चाहता हूं। मैंने कहा था ये जो वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मुझे क्या बताएगा, पीक। लेकिन अगर मैंने कोई और करंट निकालना हो, किसी और लम्हे पे निकालना हो, तो वो डिपेंड करता है उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसका हेड किस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो हेड तुम्हें क्या बता रहा है, एंगल या डायरेक्शन, वो फेज बताएगा, जिससे तू क्या निकालेगा, ये प्रोजेक्शन डायरेक्शन है तो इसकी प्रोजेक्शन ये बन रही है। प्रोजेक्शन से भी तो साइन निकाल सकता है, और हेड तुम्हें वो एंगल भी दे देगा, तुम यहां फॉर्मूले में डाल सकता है। हाँ भाई आई समझ। अच्छा, अब यहां पे मसला ये है, मसला नहीं है बल्कि इंफॉर्मेशन है कि मैग्नीट्यूड पीक बता रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड आरएमएस भी बता सकता है। आरएमएस सर ये क्या है, वो मेरी मर्जी है, मैं पीक लूं या आरएमएस लूं, मर्जी मेरी होती है ये, लेकिन हम ज्यादातर पीक को यूज कर रहे होते हैं। आरएमएस क्या है, आरएमएस मैंने लिखा है दैट इज इफेक्टिव डीसी, दैट इज इफेक्टिव डीसी। इसका क्या मतलब है इफेक्टिव डीसी का, बताओ इफेक्टिव डीसी का क्या मतलब है। इफेक्टिव डीसी का मतलब ये है कि देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डायरेक्ट करंट का सोर्स लगाया हुआ था, ठीक है, डायरेक्ट करंट का मैंने सोर्स लगाया हुआ था। मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक लोड लगा हुआ था, एक बल्ब लगा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल बल्ब लगा हुआ था। मैं कहता हूं डायरेक्ट 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी देती है ना डायरेक्ट करंट, तो वो कोई हीट देगी, हीट निकली 10 वोल्ट की बैटरी ने फॉर एग्जाम्पल कोई हीट दी। अब मैं एसी का कोई सोर्स लगाता हूं, एसी की फॉर एग्जाम्पल पीक की कोई ना कोई वैल्यू है, वो ज्यादा होगी, पीक की वैल्यू ज्यादा होगी 10 वोल्ट से, ठीक है, लेकिन वो पीक की वैल्यू इतनी ज्यादा वैल्यू, लेकिन वो हीट देती है ये डीसी वाली, हीट देती है वो डीसी वाली। तो मैं तुम्हें बताता हूं बेसिकली आरएमएस इफेक्टिव डीसी क्यों है। मैं आरएमएस जब निकालता हूं ना, इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है वो आता है वी नोट पीक डिवाइडेड बाई √2। तो 1/√2 को जब मैं सॉल्व करता हूं तो मैं वी आरएमएस इज इक्वल टू 0.7 वी नोट भी लिख सकता हूं। अब इसका मतलब क्या है, वो जो पीक था ना उसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर, कोई वोल्टेज का आंसर आएगा जो पीक से कम होगा, पीक से कम होगा, और वो 45 डिग्री पे होता है, याद रखो 45 डिग्री। जब फेजर 45 डिग्री पे होता है ना, उस वक्त की जो भी साइन करवा जाए वोल्टेज के जो 45 डिग्री पे होता है ना, करंट की 45 डिग्री पे, उसका आरएमएस होता है, ठीक है 45 डिग्री पे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई वैल्यू होगी, ठीक है, वो जो वैल्यू होगी ना 45 डिग्री पे, फॉर एग्जाम्पल वो 7 वोल्ट है, फॉर एग्जाम्पल 7 वोल्ट है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पीक अगर 7 वोल्ट नहीं ना, 7 वोल्ट नहीं, 7 वोल्ट नहीं, चलो बैटरी मैंने 7 वोल्ट की लगाई हुई थी, बैटरी मैंने 7 वोल्ट की लगाई हुई थी, पीक मेरे पास 10 वोल्ट की है, जैसे ठीक है 10 वोल्ट की है, बैटरी मैंने 7 वोल्ट की लगाई हुई थी,
लेकिन 10 वोल्ट का जब मैंने 45 डिग्री पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकाला कि उस लम्हे पे क्या वोल्टेज है, वो आई मेरे पास फॉर एग्जांपल 7 वोल्ट। तो वो जो हीट निकल रही होगी ना 10 वोल्ट वाली पीक के साथ, वो उतनी ही हीट निकल रही होगी जितनी डीसी 7 वोल्ट की हीट दे रहा था। तो मतलब आरएमएस 7 वोल्ट इज इक्वल टू 7 वोल्ट ऑफ डीसी जो हीट देगा, पीक बेशक उससे ज्यादा हो। आई समझ, इफेक्टिव डीसी उतनी ही हीट देना जितनी डीसी दे रही है, तभी इसको इफेक्टिव बोल रहे हैं। असरअंदाज वो डीसी वाले डाल रही है, आरएमएस उसको कहते हैं, वो वोल्टेज की वैल्यू जो डीसी वाला असर डाले, तो वो 7 वोल्ट्स, 7 वोल्ट्स, सिंपल, समझ आ गई इसकी भी। अब तुम्हें वो कहता है कि पीक निकालो, तो तुम आरएमएस डिवाइडेड बाय 0.7 कर दोगे। तुम्हें कहता है आरएमएस निकालो, तुम इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अभी रूट मीन स्क्वायर निकालते कैसे, ये अलग कहानी है, ये नहीं आपने करना अभी, ओके, समझ आ गई। अच्छा, तुम्हें फेस समझ आ गया। अब मैं तुम्हें बोलता हूं फॉर एग्जांपल, क्या पता ऐसा हो कि एक, अब देखो ना, दो वेव फॉर्म है एट अ टाइम। मैंने तुम्हें कहा था कि वोल्टेज भी वेरी कर रहा है, करंट भी वेरी कर रहा है, बोला था कि नहीं, बोला था। और भाई वोल्टेज किसने बनानी है, करंट कैसे बना है, वोल्टेज के चेंज होने की वजह से तभी तो करंट चेंज हो रहा है। मसला पता क्या है, पॉइंट यहां पे क्या आता है, 1 2 3 4 सेकंड बाद अगर वोल्टेज और करंट अपनी अपनी पीक सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। अगर रेजिस्टेंस 1 ओम थी तो दोनों की वोल्टेज और करंट सेम हो जाएंगे, ओके। करंट मैंने निकालना होता है पोटेंशियल को डिवाइड करके। फॉर एग्जांपल इस इंस्टेंट पे करंट क्या है, उसी इंस्टेंट में वोल्टेज देखूंगा क्या है, रेजिस्टेंस से डिवाइड करूंगा वोल्टेज को, मेरे पास उस इंस्टेंट पे करंट आ जाएगा। पीक पर निकालना है तो पीक की वोल्टेज को डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर, तो उस पीक आ जाए। अगर रेजिस्टेंस 1 ओम है तो हर जगह पे जितनी जितनी वोल्टेज की वैल्यू उतनी करंट की वैल्यू होगी। तो ये भी समझना है ना एम्पॉयर, कुछ मुश्किल नहीं है, लिटरली तुम खुद समझो, तुम्हें कितना सिंपल करो मैं तुम्हारे लिए। अब तुम देखो कि वी नॉट, ओके, समझ आ गई। 1 2 3 4 सेकंड बाद दोनों अपनी अपनी पीक पे एक साथ पहुंचते हैं, दोनों वेवफॉर्म चली हुई है वे एक साथ, इसको कहते हैं इन फेज, इसको कहते हैं इन फेज। अगर वोल्टेज की वेवफॉर्म 3 डिग्री पे है, उसी लम्हे पे, ये टाइम का एक्सिस है, उसी लम्हे पे दोनों 90 डिग्री पे है। अगर मैं कहता हूं इस लम्हे पे, तो दोनों की वेवफॉर्म्स एक साथ है। यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो, मैंने ग्रीन से बनाई है वोल्टेज की वेवफॉर्म, ब्लू से बनाई है करंट की। मैं कहता हूं इस लम्हे पे देखो, ये टाइम का एक्सिस लिया हुआ मैंने, ये लम्हा, इस लम्हे पे दोनों के वेवफॉर्म्स एक साथ है, यहां पे भी एक साथ है, यहां पे भी एक साथ है, यहां पे भी एक साथ है। एम्पलीट्यूड वैल्यू में फर्क हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, दोनों साथ साथ नहीं है। अच्छा, अब ये कब होता है, ये तब होता है जब तुम एसी को एक रेजिस्टर के साथ लगाओ। तो रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जब कम से ज्यादा होता जा रहा है, तो करंट भी ज्यादा होता जा रहा है। जब रेजिस्टर के क्रॉस एसी की वजह से पोटेंशियल कम होता जा रहा है, तो करंट भी कम होता जा रहा है, साथ साथ, बिल्कुल एक साथ, इन फेज, इन फेज। लेकिन मैं अगर क्या बता इस रेजिस्टर की जगह कैपेसिटर लगा दूं, इस रेजिस्टर की जगह कैपेसिटर, रेजिस्टर नहीं लगाऊं, सिर्फ कैपेसिटर, रेजिस्टेंस सिर्फ कैपेसिटर की हो बस। अब इसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, वो मैं सारा डिस्कस करूंगा, वो तुम छोड़ दो। तो मुझे सिर्फ ये बताओ, अब कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटर, उसमें पता क्या होता है, उसमें ना अभी वोल्टेज ने 90 डिग्री पे आना होता है, करंट पहले ही 90 डिग्री से होके गुजर गया होता है। मुझे बताओ कौन लीड कर रहा है, मतलब लीड होता है आगे जाना, तो आगे जाना। अच्छा, अब आप इस वेवफॉर्म को देखो, इस वेवफॉर्म को देखो, आप, तुमने वेवफॉर्म पे गौर करना है, ठीक है, वेवफॉर्म पे गौर करना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये वेवफॉर्म है, ठीक है, ये किसकी है, करंट की। ब्लू से मैंने करंट बनाया हुआ है तीनों डायग्राम्स में, ये तुम्हें समझ आ गई है। तो सिंपल सर्किट है, दो वेवफॉर्म्स हैं, वोल्टेज की करंट की, दोनों वेरी कर रही हैं साइनोसॉइडली, ठीक है। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फेजर से, कैसे करते हैं सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं क्या लाजमी है दोनों एक एक साथ पहुंचे, ये हमने किया सीक्वेंस में अभी तक। अच्छा, अब देखो, ये अभी वोल्टेज की कर्व, ये वोल्टेज की कर्व बनाता हूं मैं, वोल्टेज की कर्व अभी 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री ना,
अभी उसने 90 पे जाना है, 90 पे आगे जाना है। ब्लू जब वो 0 पे था, ब्लू से पहले ही 90 पे आया हुआ है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं चलो ठीक है, जब ये 0 पे था वो लीड कर रहा है, ब्लू वाली मतलब वोल्टेज लीड कर रही है, करंट यहां पे, सॉरी ब्लू करंट है, करंट पहले 90 पे आया हुआ, मतलब करंट यहां पे लीड कर रहा है। इसका मतलब पता क्या है, एसी सोर्स तुमने लगाया, वोल्टेज अभी बढ़ने लगा है, वो करंट पहले ही बढ़ा हुआ है इतना सर्किट में है। सॉरी कैसे होता है कैपेसिटर्स में, बताऊंगा मेरा काम है, तो मैं समझाऊंगा, नहीं नेक्स्ट लेक्चर में होगा हमारा काम। तुम अभी सिर्फ समझो, तुम्हें वेवफॉर्म से कोई भी नहीं समझाता सही तरह, तुम्हें वेवफॉर्म समझा लूं मैं एक बार सही तरह प्रॉपर, तुम्हें मतलब पता हो वेवफॉर्म्स का क्या है। अच्छा, अब तुम्हें डायग्राम देता है, अब तुमने गलती करोगे, बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, जब तुम्हें चैप्टर इसलिए जहर लगता है तुम्हें ये, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारी मिस्टेक्स नहीं बताऊंगा कि तुम गलतियां करते हो, तुम्हें जहर ही लगना है ये, ठीक है। मैं कहता हूं यार देखो, ये ब्लू वाली यहां पे 90 डिग्री पे है, ग्रीन वाली 90 डिग्री पे थोड़ा सा आगे है, तो आप मुझे बोलोगे सर ये देखे 90 डिग्री पे दोनों, ये आगे है थोड़ी, इसका 90 डिग्री आगे है, तो मतलब ये लीड कर रही है वोल्टेज वाली, वोल्टेज मैंने बोला ग्रीन से है, दिख रहा है ना। लेकिन असल में भाई जब वो 0 था, ब्लू वाली 90, देखो ना आपने जब फेज मैं कॉन्सेप्ट देने लगा हूं, जब आपने ये चेक करना है ना कि दो वेव फॉर्म्स में से कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, आपने सेम इंस्टेंट पे करना है, तीसरे सेकंड पे भाई, तू पहला सेकंड पकड़ के, ठीक है, एक वेव फॉर्म का 0 सेकंड पकड़ के, 0 सेकंड अभी शुरू किए तूने स्टॉप वॉच, तो वो पकड़ के चौथे सेकंड को कंपेयर कर रहा है, पागल है तू, खुद बता, समझ आई बात की। तो सेकंड सेम रखो, अब दो वेव फॉर्म को कंपेयर करो, करेक्ट, मतलब करो, अब करो 0 सेकंड, तो यहां पे 0 सेकंड में वोल्टेज का फेज कितना 0, उसी पर इसका कितना है 90, मतलब ये पहली शुरू हुई थी, ये देखो यहां से, लेकिन स्टॉप वॉच आपने यहां पे ऑन की, ओके, तो समझ आई, 0 डिग्री 90 डिग्री ब्लू वाले का 180 डिग्री। अच्छा अब तुम देखो, अब जब तुमने फेजर भी बनाना है ना, फेजर भी, तो जब तुम दोनों का फेज ले रहे हो, तो फेजर भी तुमने उसका सेम लम्हे पे बनाना है दोनों का। आओ यहां पे फेजर बनाते हैं, अब यहां पे ये देखो इस वाले का बनाते हैं पहले। अच्छा इस वाले का कैसा होगा, फॉर एग्जांपल इस वाले का मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे पास ये 2 मार्कर्स हैं, ठीक है, इन 2 मार्कर से हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। ये देखो करंट का था ये, वोल्टेज का भी फेजर ऐसे था, बिल्कुल 0 सेकंड्स पे, 0 सेकंड्स पे, ठीक है, 0 सेकंड पे ये गया 90 डिग्री, दोनों मतलब 90 डिग्री पे आ गए, दोनों साथ साथ आएंगे 180 पे, दोनों साथ, प्रोजेक्शन लो, इनकी प्रोजेक्शन ले लो बेशक साथ। फॉर एग्जांपल यहां पे है, दोनों का टॉर्च मारो, यहां से प्रोजेक्शन आएगी बेस लाइन पे आ गई। अब टॉर्च मारो ऐसे, ये यहां पर आ गई, ये इधर, अब मारो टॉर्च 90 डिग्री पे, अब यहां पर आ गया पीक, 90 डिग्री पे पीक होता है ना, अब 180 डिग्री यहां पे फिर 0 आ गया, 270 डिग्री यहां पे नेगेटिव मैक्सिमम हो गया, साया पड़ रहा होगा यहां पे, समझ आई। यहां पर क्या होता है, सेम इंस्टेंट मैं फिर बोल रहा हूं, 0 सेकंड पे बनाओ, 0 सेकंड पे वोल्टेज की ग्रीन है और वो 0 डिग्री पे है, वो यहां से शुरू कर रही है अभी, ठीक है, ये लो 0 सेकंड पर ही करंट की वेवफॉर्म 90 पर है, पहली 90 पर है, मतलब लीड कर रही है, करंट लीडिंग वोल्टेज, या फिर वोल्टेज लैगिंग होता है पीछे रहना, वोल्टेज लैग कर रही है, वोल्टेज आगे बनी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लीड कर रही है, यही तुम्हारी मैं कॉमन मिस्टेक बता रहा हूं। अच्छा ये ग्रीन वाली ऐसे थी 0 सेकंड पे ब्लू वाली 90 पे है, ऐसे चेक करो, ऐसे है। मैं कहता हूं ये वाले लम्हे पे चलो, ये 0, अब इस वाले लम्हे पे आओ, इस वाले लम्हे पे तुम चेक करो कि जो ग्रीन वाली है वो 90 डिग्री पे पहुंची है, 0 से 90 पे, ये लो। अब जैसे मैं ग्रीन को रोटेट कर रहा हूं, ये भी तो रोटेट होगा ना भाई, रोटेटिंग वेक्टर्स हैं, ये लो। और अच्छा चलो नहीं किया मैंने, ये लो, हो सकता है वो वहां पे खत्म हो गई वेवफॉर्म, लेकिन अब उसी लम्हे पे ब्लू वाली वेवफॉर्म 0 है, तो 0 मैंने करना है, ये ऐसे 0 करूंगा मैं, लेकिन 0, अब 0 तो 2 जगहों पे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी। अब तुमने यहां पे देखना है 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, ब्लू वाले का 180, तो 180 ऐसे बनता है। मुझे बताओ ये तो था एक लम्हे पे दोनों का फेज, और वो अगर सेम हो
तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे ग्रीन वाला देखो, यहां पे जीरो था तो ब्लू वाला भी जीरो था, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, फेज डिफरेंस जीरो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ग्रीन वाले का भी 90 था, ब्लू वाले का भी 90 था, तो 90 माइनस 90 जीरो। इन फेज कहते हैं जब फेज डिफरेंस जीरो। यहां पर उसी लम्हे पे ग्रीन जीरो है लेकिन ब्लू 90 है, 90 माइनस जीरो मतलब इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब चाहे मैं इसे ऐसे घुमाऊं, ऐसे घुमाता रहूं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाता रहूं, इनके दरमियान का फेज डिफरेंस नहीं चेंज होना, वो 90 डिग्री रहना है। हो सकता था करंट 45 डिग्री से लीड कर रहा होता, वो तो एक्सपेरिमेंटेशन कैपेसिटर में 90 डिग्री से लीड कर रहा है ना, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि 90 डिग्री से क्यों लीड कर रहा है और लीड क्यों कर रहा है बल्कि। ठीक है, तुम्हें समझ आ गई, तुम्हें समझ आ गई। मैं तुम्हें कहता हूं, बताओ इस लम्हे पे, बताओ इस लम्हे पे, अब ये तुम्हारा इम्तिहान है, अब ये तुम्हारा इम्तिहान है। मैं कहता हूं ये मैंने टाइम के एक्सिस पे ये इंस्टेंट चुना है, इस इंस्टेंट पे बनाओ ग्रीन वाले का फेजर। आ गया आपको क्वेश्चन, आ गया आपको, वेव फॉर्म आ गई है क्वेश्चन में। मैं अभी हमारा फिजिक्स का स्कॉलरशिप टेस्ट होगा ना, आपके एमडी कैट का बनाएंगे हम टेस्ट, उससे पहले आपको ट्रेन करने के लिए, तो मैं उसमें क्वेश्चन दूंगा इस तरह के सिंपल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई ये। ठीक है, मैं कहता हूं ये वेव फॉर्म बनाऊंगा, मैं बोलूंगा ये मैंने पॉइंट ए मार्क किया हुआ है, इस टाइम एक्सिस पे पॉइंट ए मार्क है, बताओ दोनों वेव फॉर्म्स का फेजर इन चारों ऑप्शन में से कौन से फेजर करेक्ट ओरिएंटेशन में है। हाँ जी करो। अब आप क्या ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, कैसे रखोगे? उस लम्हे पे आओ, देखो वेव फॉर्म स्टार्ट जीरो जीरो, यहाँ पे 0 सेकंड्स, ग्रीन वाली 0 डिग्री पे थी, जब यहां पे आई 90 डिग्री, जब यहां पर आई 180 डिग्री, जब यहां पर आई 270 डिग्री, मतलब उस लम्हे पे ग्रीन वाली 270 डिग्री पे, लेकिन ब्लू वाली 0 सेकंड्स पे 90 थी, पहली लीड कर रही थी, 90 से आई वो 180, 180 से आई वो 270, 270 से वो आई 360, मतलब यहां पर 360 आता है इसका। अब तू अरेंज कर, 270 डिग्री ओरिएंटेशन दे इसके फेजर को, ये 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ऐसे आएगा। ठीक है, मतलब इसका मैं बनाऊंगा ऐसे फेजर, एक ब्लू वाला फेजर 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री कैसा होगा, वो होगा ऐसे 360 डिग्री ये। लेकिन अभी भी क्या, देखो ना पहले ऐसे था, जब यहां पे 0 सेकंड में था तो ऐसे था, ये ऐसे, फिर ऐसे घूमता 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 ऐसे आ गया ये। हाँ बताओ, बताओ आई समझ? क्या इनके दरमियान का फेज डिफरेंस चेंज हुआ है? नहीं, वो 90 डिग्री पे है। सर ये कैसे हो सकता था? ना हो सकता था कि ये ऐसे था, जब ये ऐसे था, जब ये ऐसे घूम रहे हैं, ग्रीन वाला ज्यादा जल्दी घूमता और वो सर्कल का चक्कर ज्यादा जल्दी पूरा कर लेता। क्या लिखा है? फेजर के एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो तूने एंगुलर फ्रीक्वेंसी से जो फेजर दोनों के घुमाने हैं ना, वो दोनों की जो वेरिएशन है सोर्स के अंदर वोल्टेज की, करंट की, उसके इक्वल होनी चाहिए। समझ आई? वोल्टेज करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम सेम रहेगी, वो नहीं चेंज होगी। आई समझ? आई समझ? ओके, कोई रोला यहां तक नहीं। अब मैं आपके सामने, अब मैं एक वेवफॉर्म और बना, ये वेवफॉर्म बल्कि वही है, बताओ इसमें कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? सिंपल, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? बताओ कौन सी वेवफॉर्म? ये ए कर लो, बी कर लो। तो आप मुझे बोलोगे सर ये 90 डिग्री है, तो ये आ गया, ये लीड कर रहा है। पहले देख ले भाई, इस इंस्टेंट पे तो ये 0 डिग्री है, वो तो अभी शुरू ही नहीं हुई, यहां तक वो अभी एक क्वार्टर में, वो अभी क्वार्टर के बल्कि थोड़े से इसमें शुरू नहीं हुई, यहां पर शुरू होती हैं दोनों। जब दोनों एक एक्सिस के ऊपर हो तब देखा करो हमेशा। इस एक सेकंड पे, इंस्टेंट पे देखो, ये क्या है मेरे पास 0 डिग्री, और वो क्या है मेरे पास ज्यादा कुछ, फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री, तो ये वाली ए लीड कर रही है। ठीक है ना, इसमें से भी तुम देख सकते थे, इस सेकंड पे दोनों वेवफॉर्म जब ऊपर हो, देखो ना, आप तुम इस वाले सेकंड पे निकाल नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे बनी हुई थी और ये एक ऐसे। अब तुमने देखना है जिस एक्सिस, जिस पॉइंट पे दोनों का पार्ट एक साथ ऊपर हो या फिर एक साथ नीचे हो, वहां पे कंपेयर कर लिया करो कि 0 डिग्री यहां पे कुछ एंगल बना रही है, ये कुछ फेज होगा, तुम्हें नहीं फेज का पता, लेकिन कुछ ना कुछ फेज तो है ना, तो तुम यहां पे पकड़ जाओगे बात को कि ये लीड कर रही है असल में वेव। और पर्टिकुलरली तुमने बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट लेना है, तुम यहां पे देखो 0 डिग्री हो, वो 90 डिग्री, पहले 90 डिग्री पे है, ये 0 डिग्री अभी, करेक्ट, समझ आ गई? अब इसका हो, अब ये होता है इंडक्टर्स के अंदर, उसमें करंट लीड कर रहा था,
इसमें करंट की जगह वोल्टेज लीड करने लग जाता है। अब जैसे वोल्टेज का बिहेवियर इसमें था ना, अब करंट इसमें ऐसा बिहेवियर शो करता है। उसकी भी रीजन बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। इंडक्टर्स का रीजन है ये, ठीक है। अच्छा, अब देखो 0 डिग्री पे उस 1 सेकंड, उस इंस्टेंट पे ब्लू वाला करंट है, ब्लू वाला इसमें भी करंट था, इसमें भी करंट था, लेकिन यहाँ पे बिहेवियर चेंज है। उसी इंस्टेंट पे 0 डिग्री पे है ऐसे, और ये पहले 90 डिग्री पे है। इस इंस्टेंट पे क्या हुआ कि जो ग्रीन था वो हो गया 180, 90 से 180 ऐसे आ गया मतलब, एंड ब्लू 90 डिग्री, ये लो। अब ऐसे रोटेट करते रहो इनको। अब तुम यहाँ पे देखो, चलो इसका मैंने ये केस बनाया था ना यहाँ पे, इस इंस्टेंट पे ये बनाया था मैंने। मुझे बताओ कौन, इसको देख के बताओ कौन लीड कर रहा है कौन लैग। अब आप मुझे बोलोगे सर वर्टिकल एक्सिस पे ग्रीन गुजर रहा है यहाँ से, तो ये लीड कर रहा है। यार तुम कॉन्सेप्ट भूल जाते हो ना। तुमने जब भी फेजर से देखना ना कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, तुमने इसको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करो तो देखो ना ये आगे है। सिंपल, समझ आई बात की। ये सारी चीजें थी। अब इसमें वोल्टेज लीड कर रही है, 90 डिग्री पहले कर लिया उसने, वो बाद में जाके कर रहा है। देखो ना 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5वें सेकंड में जाके वो 90 डिग्री पे है, ये पहले 90 डिग्री पे था, तो ये लीड कर रहा है। तो समझ आई सारा क्या मसला क्या था। देखो ना फेज लीड। अब देखो ना दो, अब मैं कैपेसिटर लगा दूं तो होंगी दो वेवफॉर्म्स अभी भी, लेकिन अब होगा क्या, करंट पहले ही चले लग जाएगा, वोल्टेज को कोई धक्का देगा, सारा बताऊंगा मैं, बेफिक्र हो जाओ। अब मैं इंडक्टर लगा दूं, अगर यहाँ पे सोलिनॉइड लगा दूं, इंडक्टर कहते हैं उसको, सोलिनॉइड, सोलिनॉइड लगा दूं, तो तुम देखोगे यार वोल्टेज पहले चलने लग गया, करंट को कोई धक्का लगा रहा है, उसको कोई रोक रहा है, तभी वो लैग कर रहा है, तभी उसका 90 डिग्री बाद में आ रहा है। आई समझ, आई समझ। और तुमने देखना हो, पक्का कंफर्म करना हो, तुम एक इंस्टेंट पकड़ो, दोनों के पार्ट देखो कौन प्रॉपर, जब जब वो शुरू हो रहे हैं एक दूसरे के एक्सिस पे आना। फॉर एग्जाम्पल यहां तक नहीं थे तो अब यहाँ पे शुरू हुए आना, तो यहाँ पे स्पॉट लगाओ और देखो कौन जो 0 डिग्री है वो थोड़ा सा फेज कवर किया हुआ है जब शुरू हो। ये ना तुम यहाँ से बीच से उठा लो, ये इंस्टेंट है, अब ये फॉर एग्जाम्पल ये इंस्टेंट है, अब आप बोलो सर ये देखें यहाँ पे लाइन भी लग रहा है और यहाँ पे लग रहा है, ऐसे ही देखना, ठीक है। या फिर अब एक दूसरा तरीका ये है कि तो स्पोर्ट पे देख लो उसका फेज क्या है, उसका फेज क्या है, तो कंपेयर कर लो। इसका फेज तुम्हारे पास होगा 180, उसका फेज होगा तुम्हारे पास 90, तो 180 पहले है, उसने भी जाके 180 बाद में करना है, ठीक है ना। तो ये मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है, सिंपल कॉन्सेप्ट था। हाँ भाई, दुआ दे देना यार, तुम्हें भी अल्लाह पाक कामयाब करे। बहुत थक गया हूँ मैं, अभी मैंने नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करना है अल्टरनेटिंग करंट का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।